तो अपेक्षा का प्रश्न है कि देवता क्या होता है? देवता फील्ड है बेटा। हाँ, मंडल, वास्तु पुरुष मंडल का जो निर्माण है, अ, इसके पीछे का थोड़ा सा तंत्र समझ लेते हैं पहले कि क्या है। भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में, यानी कि देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था। और जब ये युद्ध हो रहा था तो उसमें देवताओं की तरफ से भगवान शिव और असुरों की तरफ से अंधकासुर। अंधकासुर का मतलब है डार्कनेस, है ना। और शिव जो देव शक्ति है, इसका मतलब है एनलाइटमेंट। ठीक है। तो इनका आपस में द्वंद्व हो रहा है, मल युद्ध हो रहा था। तो जब इनका मल युद्ध हो रहा था, मल युद्ध यानी कि कुश्ती समझ लो एक तरह से, हाँ? तो उस मल युद्ध के ड्यूरेशन में भगवान शिव और अंधकासुर का जो स्वेटिंग है, जो पसीना है ना, उसके ड्रॉप्स जमीन पे गिरती हैं, कॉम्बिनेशन हो जाता है और उससे एक महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब वो युद्ध वहां पे रुक जाता है, स्थगित हो जाता है। देवताओं को ऐसा लगता है कि हमारी पक्ष से किसी का जन्म हुआ है, और असुरों को लगता है कि हमारे पक्ष से किसी का जन्म हुआ है। अब कंफ्यूजन ये हो जाती है कि ये है किसके पक्ष का, ये जानने के लिए, क्योंकि क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। यूनिवर्सल क्रिएटर किसको कहा गया? ब्रह्मा जी को कहा गया। तो क्या किया कि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कौन है। तो ब्रह्मा जी ने उस द्वंद्व को खत्म करने के लिए कहा कि ये मेरा मनस पुत्र है। मनस पुत्र होता है उनकी साइकी के एक्सटेंशन, सोच से जो जन्म होता है ना। तो उस तो उन महाभूत को उन्होंने कहा कि इनको वास्तु पुरुष कहा जाता है। वरदान दिया गया है वास्तु पुरुष को कि वो हर घर में वास करेंगे, औंधे मुंह जमीन पे लेटे होंगे। वास्तु पुरुष के शरीर पर 45 देवताओं का वास होगा। 45 में से 33 जो है वो देविक शक्तियां हैं, है ना, और बाकी जो रह गई वो असुरी है। बेसिकली जो हम बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की, वो 33 देवताओं की ही एक्सटेंशंस हैं, अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। तो इनके शरीर पर वास्तु पुरुष मंडल में 33 देवता हैं, 45 में से 33 देवता है, और बाकी 12 जो है वो असुरी प्रवृत्ति, असुर है। ठीक है। हालांकि इनको बोला यही जाता है 45 वास्तु देवता, लेकिन उसमें से जो वैदिक देवता हैं वो 33। देवता क्या होता है? देवता होता है जो ऐसी कोई भी एनर्जी जो तुम्हारे को अपलिफ्ट करती है, तुम्हें मोटिवेट करती है, तुम्हें प्रोत्साहित करती है, तुम्हारे कार्य को सिद्ध करने में तुम्हारी मदद करती है, तुम्हारे जो रास्ते के ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करती है। तुम्हारे सहयोग में जितनी भी एनर्जीज हैं वो दैविक शक्तियां होती हैं। और असुरी क्या होती है? असुरी होती है जो तुम्हारे को टांग खींच के वापस से नीचे लेके आती है ग्राउंड जीरो पे। सरलता से समझते हैं, ऑफिस के अंदर दो प्रकार के तुम्हारे मित्र हैं। एक जो तुम्हारे को गाइड करता है कि कैसे तुम्हारी प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाए, तुम क्या करो, कैसे करो, है ना। और एक व्यक्ति है जो तुम्हारी प्रमोशन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर समझ के तुमको, है ना। तो जो भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसे गलत अफवाहें फैला रहा होता है, या आप ये समझें कि आपके मनोबल को, मन का जो बल है उसको तोड़ रहा होता है, वो असुरी प्रवृत्ति में होता है, उसको देवी शक्ति नहीं कहा जाता। और कोई भी ऐसी ऊर्जा, ऐसी स्पीच, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी वीडियो, सॉन्ग्स जिसको सुनकर तुम्हें मोटिवेटेड फील होता है, वो देविक सॉन्ग कहा जाता है। समझ में आ गया क्या होता है देवता? देवता का देवता का अर्थ एक भी है कि वो एनर्जी जिसका एक सिद्ध प्रयोजन हो। हर देवता का अपना एक सिद्ध एक्टिविटी है, यानी कि सिद्ध मतलब उसने उस एक्टिविटी में अपनी दक्षता प्राप्त की हुई। तो जितने ये 45 देवता हैं, इन सब की
हर एक एक्टिविटी में तुम्हारे जीवन के जितने भी आयाम हैं उनसे रिलेटेड दक्षताएं हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देवता हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सेंटर में ब्रह्मा जी, हमें हमने कहा कि सेंट्रॉइड जो है ब्रह्म स्थान है वो, उसके चार मुख हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख कहे गए। तो चार मुख कहे गए तो आप देखेंगे जहाँ पे वास्तु चक्र है, सेंटर में ब्रह्मा जी के चार मेन देवता फील्ड्स हैं। बुधर जो कि नॉर्थ की तरफ है, आर्यमा जो कि ईस्ट की तरफ है, विवासवान और मित्र वेस्ट की तरफ है। ये चार मेन एनर्जी फील्ड्स हैं जिनको चार मुख कह सकते हैं ब्रह्मा जी। बुधर की जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज हैं टास्क मैनेजमेंट की। अगर कोई व्यक्ति को इतना आलस्य आ रहा है कि वो अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाता, आप सभी लोग अपन मॉर्निंग में उठते हैं और मॉर्निंग में उठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर हम अपनी टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बुधर नाम के देवता जो हैं उनकी एनर्जी फील्ड या तो दूषित है या कमजोर है। आर्यमा जो है, आर्यमा उस टू डू लिस्ट को करने के लिए जो कनेक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो है। विवासवान उस एग्जीक्यूशन में तुम्हारी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करते की विधा है, स्ट्रॉन्ग करते की एनर्जी है, यानी कि वेल पोजीशन है। मित्र जो है, जब आप किसी भी कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, तो उसका जो आउटकम है, अगर वो अच्छे से नहीं आ रहा है आपके पास, यानी कि एक फैक्ट्री में सारी बेल्ट ठीक है प्रोडक्शन की और जिससे फाइनल प्रोडक्ट ही निकल रहा है, बन रहा है पैकिंग होकर, वहां कहीं पीड़ा आ रही है, तो मित्र नामक देवता को इस्टेब्लिश करके उसको पूर्ण किया जाता है। समझते में आया? तो इस प्रकार से कोई भी एनर्जी फील्ड्स जब वो डिसरप्ट हो जाती है, ये फिक्स्ड है। पहली बात तो ये, कोई दुनिया की ताकत, दुनिया की कोई ताकत सिर्फ परमेश्वर के अलावा यहाँ एनर्जी फील्ड्स डेवलप नहीं कर सकती। अगर आप समझें, लंग्स, लंग्स को कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता है। उसकी जो मूल एक्टिविटी है, जो नेचुरल एक्टिविटी है, जो परमात्मा ने बना दी है, हार्ट, ब्रेन, इसको कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसकी जो भी रिप्लेसमेंट होगी वो टेम्परेरी ही होगी, परमानेंट नहीं। अब ये एनर्जी फील्ड्स बनती कैसे हैं? जब भी हम कोई नवनिर्माण करते हैं और कंस्ट्रक्शन प्लिंथ तक आ जाती है, तो इन एनर्जी फील्ड्स का, इन दैविक फील्ड्स का पूरे वास्तु पुरुष मंडल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 धीरे, जैसे बॉडी में जब भी कोई कंसीव करती है लेडी, तो बच्चे की जो बॉडी ऑर्गन्स है धीरे धीरे डेवलप होते हैं, है ना। पहले सेल आते हैं, फिर वो सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, उन सेल्स के समूह से फिर इसी प्रकार से बॉडी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो जाती है। तो ऐसा ही सुंदर तंत्र है ये। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। कई लोग पूरी विधि विधान के साथ नवनिर्माण नहीं करते हैं, वास्तु पुरुष का अध्ययन नहीं करते हैं, उनको नमस्कार नहीं करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं और सीधा निर्माण शुरू कर देते हैं, वास्तु पुरुष मंडल का ध्यान नहीं करते हैं। अगर आप वास्तु पुरुष मंडल का ध्यान नहीं करते हैं और ऐसे ही निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं और उसके मर्म पॉइंट जो है वास्तु पुरुष मंडल में, मर्मा जो है, उनका ध्यान नहीं रखते हुए कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में ऑब्स्टेकल्स होते हैं। इसके विपरीत अगर आप वास्तु पुरुष मंडल का ध्यान करते हुए, क्योंकि आप सब तो वास्तु कंसल्टेंट बनेंगे, तो वास्तु कंसल्टेंट को मेक श्योर करना होता है कि किसी प्रकार का कोई मर्म दूषित ना हो जाए जब नव निर्माण हो, और पूरे विधि विधान के साथ मंडल की उपासना, हवन, यज्ञ की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कर्म कांड की क्रियाएं हैं, उनको फॉलो करते हुए आप नवनिर्माण का कार्य शुरू करें, ताकि किसी प्रकार का भी विघ्न नहीं है और आपका कार्य सिद्ध हो। समझते में आया एनर्जी फील्ड क्या है? बहुत ज्यादा रेलेवेंस है वास्तु पुरुष मंडल में।
अगर आप ऐसा समझें कि जो मंडल मीन्स ग्रुप, ग्रुप कह लीजिए, मंडल मतलब ग्रुप, कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करते हैं, एनएनई की बात कर लेते हैं। एनएनई जो है, हमने कहा हीलिंग और इम्यूनिटी। तो एनएनई में जो देवता विराजमान है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है कि वो क्या क्या करते हैं, उन्हीं से ही इक्वल टू एक कंक्लूड रिजल्ट है 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स, है ना। अदिति है, आप है ना। तो अभी तुम जब पढ़ोगे इसका आगे आगे इन्हीं के एट्रीब्यूट्स को, और जब तुम इनके कॉम्बिनेशंस को सम अप करके देखोगे, तो वही आउटकम 16 दिशाओं का लिखा हुआ है, जो देवताओं के कैरेक्टर्स, उनके एट्रीब्यूट्स। समझते में आया बच्चा लोग सबको? अब ऐसा समझते हैं हम कि सबके पास चक्र है, थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ऐसा समझें कि किसी के घर में कोई ऑस्पिशियस मोमेंट्स नहीं हो रहे, या किसी की पेमेंट्स रुक गई हैं। अब जब पेमेंट्स रुक गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑस्पिशियस मोमेंट नहीं है, पेमेंट्स रुक गई हैं। एक और एग्जांपल इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद भी कंसीवमेंट इश्यूज आ रहे हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। तो अपन प्रिसाइजली दिशा देखते हैं इसके अंदर साउथ ईस्ट की, ठीक है। साउथ ईस्ट की दिशा के अंदर हम देवताओं के ऊपर अब नजर मारते हैं। साउथ ईस्ट, आपको अनम्यूट करने का मैं राइट दे रहा हूं। आप मेक श्योर करेंगे कि आपके बैकग्राउंड में नॉइज है तो आप म्यूट पे रहेंगे, सेशन को डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी थोड़ी सी वर्किंग हो जाएगी, इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी, आंख ट्रेंड हो जाएगी कैसे करना है जी। साउथ ईस्ट का जो पिज्जा स्लाइस बन रहा है ब्रह्म स्थान पर, साउथ ईस्ट, ठीक है, जहां पे लिखा है कैश एंड फायर, उसके नीचे देवता फील्ड्स हैं, देवताओं के नाम लिखे हैं, दिख रहे हैं सबको? ब्रह्म स्थान से साउथ ईस्ट की तरफ हमेशा देखते हैं, आउटर पेरिफेरी से इंटरनल पेरिफेरी की तरफ नहीं आते हैं, इंटरनल पेरिफेरी से यानी कि सेंट्रल पेरिफेरी से आउटर पेरिफेरी की तरफ नजर मारते हैं। ब्रह्म स्थान से जो पिज्जा स्लाइस बना हुआ है साउथ ईस्ट, वहां से जहां पे बाहर साउथ ईस्ट लिखा है, वहां तक कौन कौन से देवता आ रहे हैं, रीड करें। A bit of Aryama and Vivaswan, then Savita, Savitra, Antariksh, Anil, Pushp. ठीक है, अब हमने ये सारा देखा, यहाँ पे ये देवता आ रहे हैं। अब आपको इन देवता के कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ते हुए, ध्यान में रखते हुए उपचार करना है कि कौन से देवता से रिलेटेड पीड़ा ये बोल रहा है। क्या समझते में आई मेरी बात सबको? जब अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज्यादा, तो व्यक्ति की, आप ये समझ लीजिए, क्या प्रॉब्लम है भाई? म्यूट क्यों नहीं करते हो? पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो। जब अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप ये समझें कि उस व्यक्ति की इस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो जाती है। जब अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऑस्पिशियस मोमेंट्स घर में नहीं आते। साउथ ईस्ट को क्या कहा कि ऑस्पिशियस फायर है, यही कहा साउथ ईस्ट में। तो अनिल नाम के देवता जो हैं, उनके गुणधर्म आप देखेंगे क्या है। अनिल कौन है? अग्नि देवता को अनिल कहा गया, अग्नि देवता को अनिल कहा गया है। अब किस केस में अनिल डिस्टर्ब हो जाएंगे? ऐसा अपन एक अनिल का एग्जांपल ले लो। इस केस में डिस्टर्ब हो जाएंगे कि अगर एनर्जी फील्ड फैल गई है तो दो केस होंगे, या तो एक्सटेंडेड होगी या नैरो होगी। अगर एक्सटेंडेड होगी तो भी प्रॉब्लम है, नैरो होगी तो भी प्रॉब्लम है। तो इसको बैलेंस करना। क्या समझते में आई बात? क्लियर हुआ? तो आप यूज करते हैं या तो एंटी क्लॉक स्प्रिंग या क्लॉक स्प्रिंग यूज करते हैं। एंटी क्लॉक स्प्रिंग यूज करते हैं किसी भी नैरो फील्ड को एनहेंस करने के लिए,
और क्लॉकवाइज स्प्रिंग यूज करते हैं किसी भी एक्सटेंडेड फील्ड को नैरो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसके चारों तरफ स्टड लगाए जाते हैं जिससे कि वो जो फील्ड है वो बैलेंस रहे, आजू बाजू वाले जो देवता हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करें। ये चार जो स्टड हैं ये चार पिलर का काम करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ताकि देवता फील्ड अपना पुरुषार्थ पूर्ण करे। क्या समझते में आया मेरी बात? हाँ, कैसे लगाना है ये दिया हुआ है कोर्स में, आप देख लें किस प्रकार से लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को ऐसा समझे कि पैसा नहीं आ रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उसको पीड़ा हो रही है, तो हम क्या करेंगे? मनी एंड अपॉर्चुनिटी की दिशा पे नजर मारेंगे। 16 दिशाएं 32 द्वार पंच तत्व वाले में तो यही करेंगे। तो जब हम 16 दिशाएं 32 द्वार पंच तत्व फॉर्मूला, एक्सपर्ट फॉर्मूला को कंसीडर करते हुए नॉर्थ की तरफ देखते हैं, तो आप लोग मुझे देखकर बताएं कि नॉर्थ में कौन से 2 द्वार हैं? देखो देखो, चक्र में देखो, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। N4 N5 N4 N5 ठीक है, N4 N5 को क्या कहा गया? ओके है, बलाट बलाड एंड सोम। सोम। बल्लाड सोम है। ठीक है, अरे बहुत ब्रीक लिखे हैं ना। कोई बात नहीं, बरीक लिखे हैं तो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए तो एक वो गोल सा ऐसा मिरर आता है, उसके नीचे डंडा लगा होता है, वो ले आइएगा, वो लेंस जिसको कहते हैं। हाँ हाँ सही है। हाँ हाँ, उससे क्या है ये बड़ा बड़ा दिखेगा, फिर वो एक ले लें, 10 रुपए का आता है बाजार। तो क्या करने का है अपने को म्यूट कर ले भाई साहब, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। तो अपने को इसके अंदर क्या कर, जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो म्यूट कर लो वापस से। हाँ, थोड़ा सा रूल को फॉलो कर लो, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, इसलिए सबको पढ़ने दो और खुद भी पढ़ो। अब अपने को वो कहता है पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या वो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है? क्या वो व्यक्ति सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाता है? क्या वो व्यक्ति में आलस्य तो नहीं है? क्या वो अपने टास्क पूरे करता है कि नहीं करता है? बहुत सारी चीजें। अगर वो कहे अपन भैया लिख कर सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन हो नहीं पाता, सोचते बहुत कुछ है, हो नहीं पाता, तो इसका मतलब ये है बूधर नामक देवता की जो फील्ड है वो दूषित हो गई है, वो अपने टास्क पूरे नहीं कर रहा है, अप टू डेट नहीं कर रहा है अपने टास्क को। तो जब कोई व्यक्ति अपने टास्क को अप टू डेट नहीं करेगा तो कैसे उसको, वो देखो अशोक स्वानी, वाकई यार मजेदार हो, ले आए हो। ठीक, तो वो कैसे अपने डिजायर्स को फुलफिल करेगा? काम तो करना पड़ेगा, टास्क लिखने पड़ेंगे, नहीं तो आधे भूल जाओगे, आधे कर लोगे। अब वो व्यक्ति कहता है मैं टास्क अपने पूरे करता हूँ जी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मतलब कोई सोल्यूशन बताएं आप। जब भी कोई क्लाइंट अपनी वाणी से एक बार सोल्यूशन वर्ड निकाल दे, सोल्यूशन सोल्यूशन, तो आप देखेंगे कि वहां पे कहीं पे सोम दिखता है। सोम का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो एट्रीब्यूट है, वो है सोल्यूशन फाइंडर। सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो सोम नामक देवता को स्टैब्लिश कर दो, एनर्जी फील्ड जैसे ही बैलेंस होगी तुम्हें सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाए। क्या समझते में आया बात को, कैसे करना होता है इसको? अब भल्लाड के बारे में क्या कहा गया, देखो आप सभी लोग देखें। पढ़ने आए हो, एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं लेके? हैं? पारकी जब कोई व्यक्ति को दक्षता प्राप्त हो जाती है किसी फील्ड में, है ना, तो वो या तो शिक्की हो जाता है या भल्लाड हो जाता है। शिक्की होता है अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट। तुम आर्किटेक्ट हो, तुम इंटीरियर वाले हो, तुम सिविल इंजीनियर हो, तुम आर्मी में हो, तुम मिलिट्री में हो, तुम मार्केटिंग में हो, तुम सेल्स में हो, तुम कोई भी काम करते हो, XYZ, तुम्हें सक्सेस
टेस्ट ही तभी होगी जब तुम अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइज हो जाओ। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज होना चाहता है, उसको शिखी नामक देवता को स्टैब्लिश कर लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि भल्लाड, भल्लाड को जैसे ही तुम स्टैब्लिश करते हो, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो बंद हुए होते हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं। एबेंडेंस देता है। करना क्या है, भल्लाड की एनर्जी फील्ड को मैप करना है। एग्जैक्ट उसी पर ही तुम्हें छुआरे रखने हैं जमीन पे। जैसे ही तुम रखोगे वैसे ही तथास्तु। डन। समझते में आया? देवताओं के भोग फिक्स हैं, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। फिक्स जब हम बात कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज जो फिक्स होती है उसको हम पुरुष कहते हैं, है ना। अभी अगर आप देखें, मेल और फीमेल में से सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं सुंदरता, वो फीमेल में होती है, मेल में इतनी नहीं होती। तो पुरुष फिक्स है, पुरुष इतना सुंदर नहीं होता है, और जो प्रकृति है वो फीमेल है, वेरिएबल है, एडजस्टेबल है और सुंदर है। पुरुष और प्रकृति, ये दो चीजें हमेशा याद रखना। जो लोग आगे मास्टर कोर्स कर रहे हैं उनके लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। आने वाले समय में तुम्हें इसकी और डिटेलिंग कराऊंगा, क्योंकि सारी की सारी जो सारा तंत्र जो है वो पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति का ही है। तो जो फिक्स है, किसी भी व्यापार में, किसी भी भूखंड पे, किसी भी कंस्ट्रक्टेड एरिया में आप समझ लें, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, उसमें एक चीज फिक्स होगी और एक वेरिएबल। कोई भी प्रॉब्लम जीवन की होगी, उसमें एक चीज फिक्स होगी और वेरिएबल। तुम्हारा रिलेशन खराब है, पहले मैं तुम्हें वास्तु के अनुसार समझा देता हूँ। वास्तु के संदर्भ में आप समझें कि जो पिलर्स हैं, बीम हैं, ये फिक्स हैं, दे आर नॉट वेरी ब्यूटीफुल। और जो अंदर का इंटीरियर है, वॉल्स हैं, वो वेरिएबल है। उसको तुम इंटीरियर डिजाइनर की एक नई श्रृंखला आ गई है, एक नया व्यापार आ गया है, इंटीरियर डिजाइनिंग। तो जो सुंदर है, जो वेरिएबल है, जो चेंज हो सकता है, वो प्रकृति है, और जो चेंज नहीं होती है वो पुरुष। अब इसको पीड़ा के अनुसार समझें, और ये बात फिक्स है कि तुम पुरुष को चेंज नहीं कर सकते। पुरुष, ये मेल फीमेल वाले की बात नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेल फीमेल, जेंडर बाइज्ड नहीं है ये चीज। क्योंकि पिलर कोई मेल थोड़ी है, बीम कोई मेल थोड़ी है, ठीक है, इसको समझना। अब आपको कहीं रिलेशनशिप का इशू है किसी का, रिलेशनशिप के इशू में एक चीज फिक्स होगी उन दोनों के पंगे में, दोनों के उसमें एक चीज फिक्स होगी, और वो होगा उनका बिहेवियरियल पैटर्न, जिसे ना तो वास्तु चेंज कर सकता है, ना एस्ट्रोलॉजी चेंज कर सकता है। ये फिक्स्ड पीड़ा है। इसे अगर कोई चेंज कर सकता है, इसमें अगर विकार है, बिहेवियरियल पैटर्न में अगर कोई विकार है, तो इस विकृति को प्रकृति में वो व्यक्ति स्वयं ही लेके आ सकता है। कैसे? अपनी प्रकृति में लौट के, प्रकृति वाला चैप्टर को रेफर करो उसके लिए। तो पहले तो अपन प्रकृति मैपिंग टूल के माध्यम से ये मैप कर लेते हैं कि कहीं इसकी प्रकृति विकृति में तो नहीं हो गई है। सबसे पहली चीज तो यही देख लेते हैं। अगर उसमें वेरिएशन है, वो अपनी मूल प्रकृति से भटक कर कोई और प्रकृति अडॉप्ट कर चुका है, तो हम सबसे पहले साज सजावट के माध्यम से या दिशा के माध्यम से रिलोकेट करते हुए उसकी सिटिंग स्लीपिंग, उसको उसकी प्रकृति में रिलोकेट करते हैं, रीइंस्टेट करते हैं। फिर उसका जो फूड ईटिंग हैबिट्स है उसको चेंज करते हैं, उसको उसकी प्रकृति में रीइंस्टेट करते हैं। पहली चीज तो यही कर देते हैं। ठीक है, अब आप वॉक करके आए, ठीक है, अब आप थोड़ा खट्टा खाएं, ठीक है, थोड़ा मीठा तेज खाओ रात को। हाँ, पहली चीज हमने ये करी। फिर उसकी इंटीरियर चेंज कर देते हैं।
उसकी प्रकृति अनुसार उसका इंटीरियर कर देते हैं, फिर उसको उस दिशा में कोशिश करते हैं ले जाए जो उसकी प्रकृति की दिशा है, ताकि वो नेचुरली हील हो जाए। ये करने से जब वो अपनी प्रकृति में वापस आ जाता है, फिर वो अपने मूल बिहेवियर में लौटना शुरू हो जाता है। जो उसकी विकृति है वो धीरे 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 एलिमिनेट हो जाती है, वो वापस से सुंदर हो जाता है, वो वापस से अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट में आ जाता है, और फिर वो जो डिसीजंस लेता है वो उसके लिए फेवरेबल। इतना ही तंत्र है मोटा मोटा। सुनते में बड़ा आसान लगता है, पर जब इसकी एग्जीक्यूशन में जाओगे तो इसकी डिटेलिंग करना करोगे तो ये सारे का सारी जर्नी बड़ी इजी हो जाएगी। और डिटेलिंग नहीं करोगे, ऊपर ऊपर हवा में हाथ घुमाओगे और कहोगे बेताल उड़ जाए, नहीं उड़ेगा। ना विक्रम तुम्हें कंधे पे उठाएगा, ना वो बोलेगा, ना तुम उड़ोगे, पेड़ पे उल्टे ही बस। ठीक है, अगर डिटेलिंग नहीं करी, फिर वेट करोगे किसी दिन कोई विक्रम आए, तुम्हें पेड़ से उतारे और तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक ले जाए। तो बेटर है कि अपनी प्रकृति में रीइंस्टेट हो जाए। क्लियर हुआ? हर पीड़ा के पीछे एक पुरुष है ना, और उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि अपनी प्रकृति में रीइंस्टेट हो जाए। और जब तुम रीइंस्टेट हो जाते हो, फिर तुम्हें किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपनी मौज में रहते हो। गया सेशन? समझ में आ गया देवता फील्ड? हाँ जी, बताएं प्रीति। सर, जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमको प्रकृति में वापस जाना चाहिए, पर सर कई बार ऐसे भी तो होता है कि रिलेशनशिप खराब करने के लिए कोई एंटी एलिमेंट भी तो होता है ना बीच में, जिसको हम अगर एक्स एंड वाई के बीच में कोई जेड आके पल्यूट कर रहा है तो और एक्स को ये नहीं पता चल रहा कि पल्यूट कौन कर रहा है, तो ऐसा भी तो सर कोई पॉइंट होगा ना जिससे हम कोई उपाय करें कि क्लियर विजन आ जाए, मिस्टर वाई को क्लियर विजन आ जाए कि मिस्टर एक्स को कौन पल्यूट कर रहा है। म्यूट करो। जब हम क्लैरिटी की बात करते हैं, क्लियर विजन आ जाए, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम किसी को जस्टिफाई करोगे कि मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होने वाला। घाट के दो बात है, कोई तुम्हारे को सुनने नहीं वाला। तो जब तुम अपनी प्रकृति में रीइंस्टेट हो जाते हो तो तुम्हें ही रास्ते मिलते हैं, तुम्हें ही सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अब यहाँ जो तुमने प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक, या तो तुम ऐसा समझो कि ये किसी व्यक्ति का केस है और वो व्यक्ति का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब वो कोर्ट में जा चुका है। अब जब मैटर कोर्ट में जा चुका है तो तुम्हें रुद्र और जयंत, दो देवता एक्टिवेट करने हैं, ताकि तुम्हारा कंट्रोल उस पूरे की पूरी सिस्टम के ऊपर रहे, तुम्हारे फेवर में चीजें जाएं, और जयंत का जो पद है, जो स्थान है, वहां पर आप रेमेडी करते हैं ताकि आपको विजय प्राप्त हो इस लक्ष्य में, है ना। अब रही बात सॉल्यूशन फाइंडिंग की, वेट, म्यूट। अब रही बात सॉल्यूशन फाइंडिंग की, तो वो देता है सोम, सॉल्यूशन सोम देता है। तो तुम्हें क्या चाहिए ये तुम डिसाइड करते हो। इतनी सी बात सुनकर कि एक्स और वाई के बीच में जेड है और देवता को मैप करके और डिसीजन दे देना, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। इसलिए तुमको एक एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज का समझाया है, क्योंकि बात इतनी नहीं होती है। जब भी बात होती है वो बड़ी ही होती है, लेकिन उसके पीछे का जो मूल कारण है वो इतना होता है, वो इतना सही होता है। मम्मी उसकी, मेरे उसकी मम्मी जो अपनी मम्मी की सुनता है, तुम्हारी सुनेगा? जिसने पैदा किया है उसकी नहीं सुनेगा? तुम्हें जुम्मा जुम्मा 10-20 साल हुए होंगे उसके साथ, जिसने जन्म दिया है उसको कैसे ना सुने? इस बात को समझने के लिए भी तुम्हें अपनी प्रकृति में रीइंस्टेट होना होगा, क्योंकि तुम भी तो अपनी मम्मी और पापा की सुन रहे हो। नहीं सुनते
दो व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं। कोर्ट में केस अपने आप डाल लिया मजे मजे में, तुम्हारे साथ भी गाइडिंग फोर्स है। अब दो चीजें होंगी, या तो वो गाइडिंग फोर्स तुम्हारे फेवर में होंगी या तुम्हारे को और अगेंस्ट में कर देगी। फेवर में होगी तो तुम जीत जाओगे, अगेंस्ट में होगी तो पुल डाउन हो जाओगे, अपनी स्थिति से विचलित हो जाओगे। कहीं कॉन्फिडेंस आता है लोगों को, अपन ये केस जीतेंगे भाई साहब, 100% जीतेंगे। तो वो जो कॉन्फिडेंस उनको आता है हम ये केस जीतेंगे, क्योंकि उनके पास सोल्यूशन होता है, उनके पास कनेक्शन होता है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी होती है, वेल इस्टेब्लिश्ड होते हैं, है ना। तो जब व्यक्ति को वेल इस्टेब्लिश्ड होना होता है तो विवासवान नामक देवता को भी इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि उसकी पोजीशन बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड रहे किसी भी मैटर में, चाहे वो पारिवारिक उसके अंदर डिस्कशन करता हो या उसमें हो। और तुम्हें एक बात बताऊं, बिल्कुल सच, मतलब बहुत बेबुनियाद बातें हैं ये रिश्तों के झगड़े, बहुत बेबुनियाद। और इस शास्त्र का जो मूल है ना, जो इसका पर्पस है, वो झंड हो जाता है, वो झंड हो जाता है। इस पूरे शास्त्र का जो पर्पस है वो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। दो लोगों में 90% झगड़ा होता है पैसे का, 90%। तेरे पैसे मेरे पैसे, मेरी चीज तेरी चीज, मेरा एसेट तेरा एसेट, है ना। और मजे की बात बताता हूँ, मैंने वो झगड़ा ही खत्म कर रखा है। जो तेरा है, जो वो तेरा है, जो मेरा है वो भी तेरा है, मौज ले। समझ में आया? जो तेरा है वो तो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है, खत्म। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, क्या तेरा है और क्या मेरा है, किसने देखा है इस वक्त? विश्वास किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतना करो, इतना करो कि वो व्यक्ति तुम्हें धोखा देने से पहले 2000 बारी सोचे, उसकी आत्मा उसको अंदर से झंझोर दे उस व्यक्ति को कि यार ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, उसको दिन और रात नींद ना है ये सोच के अपने से ये गलत हो गया। और जब तुम्हें ये रियलाइज हो जाए कि तुमने कुछ गलत किया है, तो तुरंत उसको रेक्टिफाई करने निकल पड़ना, बिना सोचे कि तुम्हारी ईगो पहले है, बिना सोचे। इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक इन योर लाइफ, फिक्स इट देन एंड देयर। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई भी नहीं होता। और दो लोगों के झगड़े का एक कारण और भी होता है कि उनके डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हैं, एक दूसरे को अग्री नहीं करते। उसने कहा मुझे राइट जाना है, उसने कहा मैं तो लेफ्ट जाऊंगी आज। अब वो भी जिद्दी और ये भी जिद्दी, मुझसे बड़ी मेरी मैंने तो लेफ्ट ही जाना है, तू जा भाड़ में, मुझे लेफ्ट जाना है। गाड़ी उठाई लेफ्ट। और यही थोड़ी सी, थोड़ा सा व्यक्ति को जीवन जीने का बोध हो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं कहता, तो वो कहेगा ठीक है आज लेफ्ट से चलते हैं, चल रोड तो यही है, कल चले जाना राइट से, आफत आ जाएगी। इसको एडजस्टमेंट नहीं कहते, इसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए। तुम जब किसी व्यक्ति की 10 बातें सुनते हो, मानते हो, तो धीरे 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 तुम्हारे जो ऑरा है, तुम्हारा जो आभा मंडल है, वो उस व्यक्ति के आभा मंडल को इतना इन्फ्लुएंस कर देता है कि इवेंचुअली वो व्यक्ति तुम्हारी बात मानना शुरू कर देता है। उसमें कुछ वास्तु नहीं करता, उसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी नहीं करती, उसमें तुम्हारा बिहेवियरियल पैटर्न करता है। ये वो पीड़ा है जिसे कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड पीड़ा, अपने खुद की पीड़ा। किस बात के फन्ने खां, और हो कौन, किस बात के, और तुम हो कौन, बताओ। सिकंदर को एक फकीर मिले, उन्होंने सिकंदर को ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया कि सिकंदर ने कहा, अपने इंस्ट्रक्शंस दी कि मेरे मरने के बाद क्या क्या करना चाहिए। तो जब सिकंदर की डेथ हुई
तो उसकी अर्थी जा रही थी, चद्दर उसके ऊपर थी और उसके दोनों हाथ बाहर की तरफ लटके हुए। तो किसी ने कहा, भाई साहब ये लगता है आपने अच्छे से सिकंदर जी को बांधा नहीं है, उनके हाथ बाहर की तरफ हैं। बोले नहीं, सिकंदर जी ने कहा था दोनों हाथ बाहर की तरफ ही रखना, ताकि दुनिया भी ये देख ले कि जब सिकंदर जा रहा है तो खाली हाथ नहीं जा रहा। क्या चला जाएगा तुम्हारा, किसी ने कोई 20, 30, 40 हजार रुपये का सामान ले लिया तो, या आज तुम्हारी बात नहीं मानी तो कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता। हाँ, मैं ये नशेड़ियों की बात नहीं करता, इनके लिए कोई परिवार नहीं है। ये समय की ये नशेड़ी जो आ रही है, इनके लिए परिवार कमिटमेंट्स कुछ नहीं होता है। ये अपना जीवन भी झंड करते हैं और दूसरे का। नशा ऐसी चीज, ये अपने मानसिक तल पर होते ही नहीं, है ना। और कोई वास्तु शास्त्र कोशिश कर सकते हो, वो भी तब जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे को सहयोग करे, और ये करते नहीं है। नशेड़ी कहाँ सहयोग करेंगे, आज बात करेंगे नहीं पियेंगे, रात को जाके पियाएंगे। तुम जो मर्जी करते रहना, जितने मर्जी इनसे कस्में खिलवा लो, कि तुम्हारे सर पे हाथ रख के अपने माता पिता चाचा पापा फूफा सबकी कस्में खा लेंगे, गद्दियों पे हाथ रखाएंगे, भगवान की कस्में खा लेंगे। इनका जीवन वैसे ही झंड है। जानता हूं मैं कईयों को, पीरों पे जाके हाथ रखाते हैं, हम शराब नहीं पियेंगे आज के बाद, पिया फिर पी लेते हैं, छोड़ेगा थोड़ी वो पीर। किसी भी एनर्जी फील्ड को आप साक्षी मानकर कुछ ऐसा करते हो तो बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। इसलिए संकल्प नहीं लेना चाहिए, तभी लेना चाहिए जब दृढ़ हो, जब मन की शक्ति तन की शक्ति बॉर्नविटा। ठीक, अब ना तुम्हारे मन की शक्ति ना तुम्हारे तन की शक्ति, बॉर्नविटा क्या करेगा बेटा। तो इसके करते, रिलेशनशिप एक ऐसा जटिल टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे बोलना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घाट के दो बात होते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है, अभी बच्चा लोग सुन लेंगे, इनके सामने सिचुएशन आएगी तो ये अपना मानसिक संतुलन खोकर उस सिचुएशन में झगड़ना शुरू कर। तुम जो तो कोई कोशिश कर लेना, जब तक तुम अपने आप में स्थित नहीं होगे, जब तक तुम मेडिटेशन नहीं करोगे, जब तक तुम अपने में संयम नहीं रखोगे, जब तक तुम में पेशेंस नहीं डेवलप हो जाएगी, जब तक तुम दृष्टा नहीं बन सकते हो, क्योंकि दृष्टा बनने की आदत कहाँ है, वक्ता बनने की आदत है। तुम्हें अपनी इंद्रियों की जो स्विच है ऑन ऑफ करते नहीं आया, तो तुम पीड़ा ही झेलोगे। जरूरी नहीं है हर टाइम श्रुतियां ही एक्टिवेटेड हो, कई बार इन्हें ऑफ कर देना चाहिए। तो बोलता रहे, अपने को सुनता ही नहीं। तो इसके लिए मैं, जो लोग भी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। आप दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा मौन में रहें। मौन में चुप रहें। दो चीजें होंगी उससे, जब आप मौन में होंगे तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे। आप अपने अच्छे बुरे, आप कितना पानी में नीचे हो, कितना ऊपर हो पानी के, हर एक चीज आपके सामने धीरे धीरे करके एक फ्लैश की तरह चलने लगेगी। और फिर आपको ये समझते में आएगा, फिर मौन में रहने के बाद जब कभी भी आप अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करेंगे, तो आपको इंसाइट आएगी कि उस कार्य को जो कि आपके फेवर में नहीं है, उसको ठीक करने का क्या तरीका है। अगर आप मौन में नहीं रहते हैं, बोलते हैं, तो आप वीक ऑब्जर्वर हैं, वीक। क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो मिनिमाइज हो जाती है, फिर देखते थोड़ी हो बोलते समय। और फिर कई बार ऐसी बात बोल जाते हो कि ताउम्र पछताना पड़ता है। जैसे कहीं कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले, तुम्हें कोई लड़की, तुमने तो ऑब्जर्व किया, पसंद आ गई, तुमने कहा आई लव यू, अब सारी उम्र पछताओ, सारी उम्र बोल दिए हो आई लव यू,
मजे की बात यह है उस आई लव यू के बाद अगर तुम्हें रिपेंट भी होगा कि नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, तो भी तुम गले पड़ जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी कमिटमेंट्स वाली बात आ जाती है ना। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमिटमेंट तोड़ दी, क्योंकि जब गलत हो रहा होता है तो कमिटमेंट तोड़ देनी चाहिए। कोई शास्त्र ये नहीं कहता है कि 7 फेरे लेके मार खाने के लिए एलिजिबल हो गए हो या गालियां खाने के लिए एलिजिबल हो गए, कोई शास्त्र नहीं कहता। और अगर तुम्हें लगता है कि एलिजिबल बैचलर हो, कोई कुछ भी कहेगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें मारेगा, तुम्हें फर्नीचर की तरह ट्रीट करेगा, है ना, एक साइड पे हो घर के, फॉर द सेक ऑफ डेकोरेशन, गेट आउट ऑफ दैट और बाहर निकलो उससे। यू डिजर्व मच बेटर लाइफ इन योर जर्नी। कहे एक आदमी के पीछे अपना सर फोड़ते रहते हो, किस लिए? मेरे को रिलेशनशिप पे बोलने के लिए मनाही है ईशा की तरफ से, बहुतों के तलाक हो चुके हैं इन सेशंस के बाद, क्योंकि वो जो गाय है ना, गाय, मेरे सेशंस के बाद उसके सींग आ जाते हैं, फिर वो मारने वाली गाय हो जाती है। तो इसलिए मैं जितना कम बोलूं रिलेशनशिप के उस अच्छा है, ऐसे मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं आना, अपना जीवन देखो। मैं तो अपनी बात करता हूँ, मुझे जो समझते में आता है मैं वो करता हूँ, पर तुम अपना अपना देखो, हाँ, कैसे तुम्हें करना है, क्या तुम्हारी मजबूरियां हैं, क्या तुम्हारी सिर्फ एक ही मजबूरी हो सकती है किसी भी व्यक्ति से बाहर ना आने के लिए, और वो है समाज। इसके अलावा तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं। समाज, कुछ और है ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जो तुम्हारे 10 साल तो खराब कर चुका है जीवन को। और आने वाले समय में किसी को ये तो नहीं पता है कि जीवन कितना बड़ा है। देखने में ये बड़ा लगता है, होता छोटा है। और कई बार जीवन छोटा होता है पर देखने में बहुत बड़ा लगता है कि अभी तो अपन 70 साल तक जिएंगे, 80 साल तक जिएंगे। दोनों ही बातें होती है जीवन के संदर्भ में, अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यू मस्ट मेक श्योर कि तुम्हें अपनी जर्नी कैसे आगे तय करनी है। एक नाव से बाहर आने के लिए ये बहुत जरूरी होता है, अगर नाव तूफान में फंसी है तो एक कोई नेवी का शिप खड़ा हो, और उस नेवी के शिप पे कोई व्यक्ति हो जिसके पास एक वो गुब्बारा सा हो, ऐसे गोल सा स्विमिंग वाला, और वो तुम्हारी तरफ फेंक दे, तुम्हारे गले में बिल्कुल फिट हो जाए और वो उसको खींच ले। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत संघर्ष करके तट पर पहुंचते। तन्नू वेड्स मन्नू का कंधा, आप कौन कंधा, है ना? तो इसका ध्यान रखिए आप लोग। रिलेशनशिप पे 6 घंटे का मेरा एक सेशन है, छोटा सा बोलने का नॉन स्टॉप, उसकी वीडियो में कोशिश करूंगा तुम्हें उपलब्ध करा दूं, सुनते रहना। हाँ, हर प्रकार के रिलेशनशिप के बारे में उसमें विवरण है। ये तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का है, भाइयों के बीच का भी है उसमें। जिज्ञे साले का तो 2.5-3 घंटे का होगा। ठीक है? कोई किसी के कहते झगड़ा नहीं होता है। तुम्हारी पीड़ा ये है कि वो अपनी माँ की सुनता है, मेरी नहीं सुनता है, या वो अपनी मम्मी के इन्फ्लुएंस में आकर घर में अपने मायके की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। तुम में ही कमी रही है, पक्की बात है, पक्की बात है, तुम में ही कमी रही होगी। कोई लड़की अपना घर छोड़ के कभी ये नहीं सोच के आती है कि मेरा मायके की तरफ ही ध्यान दे, कभी नहीं आती है, नेवर।
और तुमसे और बड़ी गलती ये हो जाती है कि तुम ये सोचते हो कि एक गाय हमने कूठी पे बांध दी है, अब ये कहीं नहीं जाएगी, कमजोर गाय, अब कहीं नहीं जाएगी, अब तो शादी होगी, फंस गए। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जीवन की सोचना। क्योंकि जो व्यक्ति जहां पला बड़ा है उस घर को छोड़कर तुम्हारे घर में आके एडजस्ट हो सकता है, तो इसका मतलब उसका मानसिक तल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो तुम गलती से भी ये गलती नहीं कर लेना सोचने की कि वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि जिसने जन्म दिया है उसे छोड़कर भी तो आया है तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारी गलतियां हैं, उसका फेयर है। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, तुमने ध्यान दिया होता तो नहीं होता। तुम परिवार में परिवार की तरह नहीं रहे, उस टाइम तुम्हारा कहीं इधर उधर कहीं बात करने में बिजी हो गए। अब उसका हो गया तो अपनी पीड़ा के कारण आप ही हो। उसको बैठे बैठे थोड़ी सपने आ रहे हैं कि मुझे कहीं और अफेयर करना है। तुमने परिवार को परिवार की तरह नहीं बांधा। एक औरत परिवार बांध सकती है और बिखेर भी सकती है, वो नहीं चाहिए। आदमी इमोशनल होता है, ये ध्यान रखना। मेल्स आर ऑलवेज इमोशनल, फीमेल्स आर वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ, सुपर प्रैक्टिकल। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्योंकि तुमने कोई 10-20 डिग्रियां ले ली होती हैं, एक तो तुम्हारी इंस्टिंक्ट में प्रैक्टिकलिटी, ऊपर से तुमने कमाना शुरू किया, वो और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी। अब वो प्रैक्टिकल की पावर 3, 4, 5 टाइम हो गई, तो वो इमोशनल आदमी बेचारा जो पहले ही वाटर एलिमेंट से बना हुआ है और उसको फायर एलिमेंट मिल गया, वो तो तबाही हो जाएगा। ये वाइसी वर्षा भी है, वाइसी वर्षा भी है। कहीं फीमेल्स बहुत इमोशनल होती हैं, आदमी उनको खूब प्रैक्टिकल मिल जाते हैं। दोस्तों के साथ बैठना, इधर जाना उधर जाना, समय पे आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे। घर परिवार का कुछ लेना देना नहीं है। व्यापार ना करे क्या करो, गधों की तरह नहीं करो। लेकिन दुनिया व्यापार करती है, तुम्हारा कोई अनोखा व्यापार नहीं। मूर्ख किसी और को बनाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है फैमिली में। फिर वो जो इमोशनल, जिसे कहते हैं एक कंपैशन चाहिए होता है रिलेशन में, वो मिस हो जाता है। व्यक्ति कहीं बाहर चला जाता है, फिर तुम करेक्टरलेस कह देते हो उसको। तुम्हारा अपना करेक्टर क्या था? घर पे नहीं आना समय पे, परिवार को टाइम नहीं देना, ये तुम्हारा करेक्टर था। पैसे छापने के चक्कर में थे। कभी लेके गए हो बीवी बच्चों को बाहर घुमाने के लिए? मैं ऐसी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ, पैसे भरपूर, खूब पैसे ही छापे जा रहे हैं, पैसे में पैसे छापे जा रहे हैं। बच्चों को छुट्टियों के ऊपर भी हफ्ते भर के लिए कहीं नहीं लेके जाते। कभी गर्मी बहुत है तो कभी बारिश बहुत है तो कभी सर्दी बहुत है। कोई जीवन जीने का तरीका होता है, इसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, ये भी बता देता हूं। ये बॉटअप होता है। जैसा घर में देखा जाता है वैसा ही बच्चा कंसीव करता है अपने माइंड में, उसी की उपज होती है और वो वैसा ही बिहेव करता है। जिन पेरेंट्स के बीच में हाथापाई होती है उनके बच्चों के रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, बड़े होकर भी। 100 में से 99%। और जिनका रिलेशन कंपैशन में रहता है, अच्छा रहता है। मैं कनाडा में 2 प्रकार की फैमिलीज को मैंने देखा। एक फैमिली ऐसी जिसमें बच्चे डिस्को जाते हैं, क्लब जाते हैं, पब जाते हैं, है? और माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं। दे डोंट केयर अबाउट नथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप। एक फैमिली ऐसी जिसमें बच्चे क्लब भी जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी घूमते हैं, संडे सुबह गुरुद्वारे सेवा करते हैं। फिक्स फिक्स है, पूरा परिवार जाता है गुरुद्वारे, सेवा करते हैं, लंगर सेवा में लगे होते हैं, संडे आफ्टरनून में घर आते हैं। ये फिक्स है। तुम सैटरडे कहीं जाओ, तुम्हें सुबह 6 बजे गुरुद्वारे जाना ही जाना है। और वो पूरी उनकी 3rd जनरेशन इस समय गुरुद्वारे में सेवा करती है।
वैंकूवर में, एंड दे आर एट देयर बेस्ट, फ्लरिश्ड है वो। आदमी सोच नहीं सकता इतना पैसा है उनके पास, क्या मेंशन होगा, छोटी चीज है मेंशन उनके लिए। और ये रोते पीटते रहते हैं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं। तो ये पूरा जो तंत्र है बच्चों को सुनने सुनाने वाला, ये पेरेंट्स के ऊपर होता है। तुमने उस समय उनको सुनाया नहीं जब उनके सुनने का समय था। उस समय तुम बाहर जॉब करने में बिजी थे, घर पे काम वाली बाइयां उनको पाल रही हैं, तो कहाँ तुम्हारे साथ वो बॉन्ड बनेगा बच्चों का? बनेगा ही नहीं। वो मीनिंगफुल बॉन्ड नहीं बनेगा, मीन बॉन्ड बनेगा। कुछ चाहिए तो, नहीं तो नहीं। ये होता है सारा का सारा। तो ऐसा तभी होता है जो तुम लुक आफ्टर नहीं करते हो अपनी फैमिली। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तुम्हारे लिए व्यापार बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी है, नो डाउट अबाउट इट। पर किसके लिए? व्यापार भी है तो किसके लिए है? तुम्हारा अहम वहम प्रोफेशन, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी डेजिग्नेशन किसके लिए है? अल्टीमेटली तुम्हारी फैमिली के लिए है। समाज फैमिली नहीं होता, ये ध्यान रखना। समाज समाज होता है। परमात्मा न करे कोई शारीरिक पीड़ा हो जाए तो फैमिली आके खड़ी होती है, समाज नहीं आता। वो तो आते हैं लिफाफे में, तुम्हारी बंदा चला जाता है तो 13वीं पे आके लिफाफे में डाल के चले जाते हैं मंदिर में माथा टेक के। बस इतना ही करता है समाज। मुझे किसी ने कहा, आपने देखा भाई साहब, उसकी 13वीं पे कम से कम 4-5 हजार आदमी आया हुआ, क्या बढ़िया आदमी रहा हुआ, नो डाउट रहा। पर फैमिली के कितने हैं? 4 बंदे ही हैं। 5 हजार आदमी आया, दोपहर बाद चला गया। पीछे कितने रह गए? 4। जितनी लाइबिलिटीज है कौन झेल रहा है? 4। जितने एसेट्स हैं उनके मजे कौन ले रहा है? 4। व्यापार को आगे कौन ड्राइव कर रहा है? 4। 5 हजार आदमी नहीं। 5 हजार आदमी में से 500 आदमी का ही रिलेशन उसके बाद मेंटेन होता है, 4500 गायब हो जाते हैं। व्यक्ति खत्म, रिलेशन खत्म समाज से। 400-500 आदमी ऐसा होगा जो उनका काफी क्लोज होगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बोल रहा हूँ ये भी सिचुएशन, मेरे हिसाब से जितनी मेरी एनालिसिस है, मुश्किल से 30-40 आदमी। तो इसीलिए देवता तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी ही साइक है, उसी की रिफ्लेक्स है ये देवता फील्ड्स। अगर तुमने मेडिटेशन के माध्यम से अपनी साइक को, अपनी सोचने समझने की क्षमताओं को विकसित कर लिया, तुम में संयम आ गया, तुमने अपनी इंद्रियों को, मैं ये नहीं कहता पूरी तरह वश में कर लो, होना नहीं, प्रैक्टिकल बात तो ये है सर, संसारिक जीवन में रहते हो, पर फिर भी यू कैन ऑलवेज ऑब्जर्व योरसेल्फ। अपने खुद को ऑब्जर्व करने का पूरा अधिकार है तुम्हें। पर जब तुम थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी को ऑब्जर्व करते हो तो तुम अपनी ऑब्जर्वेशन को कहीं ना कहीं छोड़ के, और जो अपना मनस है उसको डेविएट करते, डिस्ट्रैक्ट करते। तुम्हारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो डिस्ट्रैक्ट है। बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वयं का अध्ययन करें। मैं हर बार आप लोगों को ये बात बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा कि स्वाध्याय करें, स्वयं का अध्ययन करें। अगर आपको जीवन में कुशल पद्धति पर पहुंचना है, कोई ऐसी डेजिग्नेशन पर पहुंचना है, चाहे वो वास्तु से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से हो, आर्किटेक्ट से हो, सेल्स से हो, किसी से भी हो। कोई छोटा बच्चा तो होता नहीं है कि तीसरे आदमी ने कहा वो बहल गया ना। कोई अगर 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल के बच्चे के बीच में इस तरह से मतभेद हो रहा हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर वो व्यक्ति कर सकता होगा नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर रिलेशनशिप इशू है, पहले अपने विकारों को लिखो पेपर पे। तुम में क्या फ्लॉजेस हैं, राइट डाउन दैट। तुम्हारे फ्लॉजेस, अगर तुम्हें लगता है हमारे में तो कोई फ्लॉजेस नहीं है, हम तो खाना भी बनाते हैं, खाना बनाना कुक मिल जाता है बाजार से, बी ऑनेस्ट।
कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, कुक मिल जाते हैं, सफाई करने वाले मिल जाते हैं। व्यक्ति को खाना बनाने वाला और सफाई करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए होता है, उसको एक रियल ऑनेस्ट कॉम्पेनियन चाहिए होता है लाइफ में। लाइफ इज नॉट अबाउट हस्बैंड वाइफ, ये तंत्र खराब है हस्बैंड वाइफ का। लाइफ इज अबाउट फाइंडिंग अ ब्यूटीफुल पार्टनर, एक कंपेनियन जो तुम्हारे साथ जीवन के इस सफर को पूरा करे। तुम नोट करना, जब तक व्यक्ति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में रहता है, बहुत खुश रहता है, सब चीज हरा हरा होती है। जैसे ही शादी हो जाती है, टैग लग जाता है हस्बैंड वाइफ, सारा मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। फिर वो कपड़े भी अच्छे नहीं लगते जो वो पहनता था या पहनती थी। फिर तो सामाजिक कपड़े चाहिए तुम्हारे को। पहले तुम ही कहते थे रिप्ड जीन्स, अब तुम्हें प्रॉब्लम होती है रिप्ड जीन्स में। तो किसको हुई प्रॉब्लम? तुम्हें हुई। कैसे हुई? तुम्हारी साइकी के करते हुई, तुम्हारी सोच के करते हुई। तो अल्टीमेटली मूल कारण क्या है? सोच है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी। पहले वो गर्लफ्रेंड थी तो अच्छी लगती थी, उसका प्रॉब्लम। अब बीवी हो गई है तो तुम्हें लगती ही नहीं। मोटी मोटी बात ये है। अब पहले वो बॉयफ्रेंड था तो उसके वो स्पाइक भी अच्छे लगते थे, उसका मशरूम कट भी अच्छा लगता था। अब हस्बैंड हो गया है तो जो मर्जी कट करा के आए, नाई ने अच्छे नहीं काटे बाल, जो तो कर लो। मैं कहता हूँ टोनियन गाय से कटवा लो तुम बाल, फिर भी तुम्हारे बाल सेट नहीं होंगे, फिक्स्ड है। तो ये जीवन है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर के विकारों को हटाओ, अपने जो मल है मन के उनको हटाओ, निर्मल मन हो जाओ, सौम्य रहो, शांत रहो। तुम्हें मालूम है, मेरी अपनी एनालिसिस है रिलेशनशिप के ऊपर कि एक और मूल कारण है रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने, और वो ये है तुम्हारी हवाबाजी। हवाबाजी समझते हो? हवाबाजी होती है, मेरे पास ये क्लाइंट है, अपने पास इतने $1 million का बिजनेस है, अपने ये है, अपने वो है। जितना तुम अपने बारे में बोलोगे, मेरे पास ये है, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मालूम है क्या होता है? तुम्हारे सब कॉन्शियस को कमांड मिलती है और ना चाहते हुए तुम में एरोगेंस आ जाती है, सेंस ऑफ फीलिंग, वो क्या कहते हैं, गॉड लाइक फीलिंग आ जाती है तुम में कि तुम कोई चीज हो। तुम भूल जाते हो कि ये तो तुम कर ही नहीं रहे हो, करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है। तुम क्रेडिट अपने कंधों पे ले लेके उछल उछल के तुम्हारे वो स्प्रिंग पे, वो देखा है तुमने, वो क्या कहते हैं उसको, वो ऐसे बच्चे कूदते हैं, ऊपर तक जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर वो हाल है तुम्हारा। तुम कूदते हो उसके ऊपर। वो जो एक आता नहीं, ब्लू कलर का होता है, ऐसे फैला सा होता है, बच्चे कूदते हैं उसके ऊपर ऊपर तक। क्या कहते हैं उसको, मेरे ध्यान से निकल गया है। जंपिंग का कुछ होता है, क्या कहते हैं विशाली? हाँ, अनम्यूट करके बताओ। सर ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन, हाँ बिल्कुल ठीक, ट्रैम्पोलिन। तुम थोड़ी चलते हो, तुम जमीन पे चलते कहाँ हो? तुम तो ट्रैम्पोलिन पे चलते हो। चलते भी कहाँ हो, कूदते हो। अब एक व्यक्ति जमीन पे बैठा है, तुम ट्रैम्पोलिन पे, देखा मैं इतना कूद सकता हूँ, मैं इतना कूद सकती हूँ, तू करके दिखा। तेरे बस की नहीं है, गुड फॉर नथिंग। हर व्यक्ति, हर एक प्राणी जो इस सृष्टि में है इज गुड फॉर समथिंग, गुड फॉर समथिंग। तुम दृष्टा तुम्हारी कमजोर है, तुम वीक ऑब्जर्वर हो, जो देख नहीं पा रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। तुम एयर वाले को कंफ्यूज कहते हो, एयर वाला महान रिसर्चर होता है। अगर वो कंफ्यूज ना हो तो बाल की खाल कोर में से चीज निकाल के ना लाए। उसको संतुष्टि नहीं होती जब तक वो बिल्कुल कोर में ना पहुंच जाए। उसको भूख होती है सीखने की, पढ़ने की। वाटर वाला आलस्य कहते हो, वाटर वाला रिसोर्सफुल होता है, उसके एक फोन पे बड़े बड़े अधिकारी काम करने आ जाते हैं। फायर वाले को एग्रेसिव कहते हो, जितना तंत्र चलता है फायर वाले के करके चलता है। तो कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं सभी में फ्लॉजेस हैं, सबके ड्रॉबैक्स। अब तुम किसको पिक करते हो, इट्स अप टू यू। तुम्हारा सिलेक्शन क्या है?
तुम्हारी सिलेक्शन एरोगेंस है, ईगो है, तुम्हारी मैं है, तुमसे बड़ी तुम्हारी मैं, तुम्हारी इग्नोरेंस टुवर्ड्स रिलेशनशिप, तो अपनी पीड़ा के कारण खुद हो। और अगर तुम्हारी सिलेक्शन है टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, इसको एक जर्नी तुम्हारे माइंड में छप चुकी है, इट्स अ जर्नी, और अपने को ये सफर उस छोटे से बच्चे की तरह तय करना है जो एक मेले में जाता है, अलग अलग तरह के स्टॉल देखता है रंग बिरंगे से, कहीं म्यूजिक सुनता है, किसी झूले में घूमता है, कभी रोलर कोस्टर में बैठ जाता है, और फिर वापस अपने घर चला जाता है। इतनी सी कहानी है बस, इससे ज्यादा नहीं। उसी में वो कहीं उसको गलती से एक टेंट भी मिल जाता है किराए पे, वो कहता है देखा मैंने टेंट बना लिया है, देखा मैंने ये टेंट के पीछे गार्डन बना लिया है, अब ये फार्म हाउस हो गया है, देखा मेरे टेंट के बाहर एक साइकिल खड़ी हो गई है। पर वो भूल जाता है कि ये मेले का जो समय है ये फिक्स्ड किया हुआ है, उसको एंट्री पास मिला हुआ है, इतने से इतने बजे तक ही बेटा आपने इस मेले में घूमना है, इसके बाद कम बैक। एंड हु नोज कि जब तुम रात को सपना देखते हो और उस सपने से जब उठते हो, अगर वो सुखद होता है तो तुम उसे दोबारा जीना चाहते हो, और अगर वो सुखद नहीं होता तो तुम कहते हो बैड ड्रीम्स, या कुछ और भी बोलते हैं उसको, बैड ड्रीम्स का कोई और भी वर्ड है, अंग्रेजी में एक वर्ड है जो बोलते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर, तो जो नाइटमेयर है तो उसे नहीं जीना नहीं चाहोगे। सो डोंट मेक योर लाइफ मिजरेबल लाइक अ नाइटमेयर। यू कैन ब्यूटिफाई इट, यू कैन अमेंड इट, यू कैन चेंज इट। तुम ही कर सकते हो, कोई और इसको कर ही नहीं सकता। दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, है ना, और अपने ऊपर वर्किंग करो। थोड़ी थोड़ी वर्किंग करोगे, तुम में चेंजेस दिखेंगे, दिखेंगे तो सामने वाले व्यक्ति भी कहेगा ये व्यक्ति कुछ चेंज हो गया है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, यहाँ इम्प्लीमेंट करके कर लो, कहीं तो कर लो। तो गाना भी हर जगह गलत नहीं है, कहीं ठीक भी हो जाता है। अब एक आदमी का मनोबल गिरा हुआ है तो उसको सुनाओ, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, अरे तू थोड़ा उठ तो सही बाबू, उसके बाद देख प्रकृति कितनी सुंदर है। पंच महाभूतों का संरक्षण हो जाता है, तुम्हें सपोर्ट कर देते हैं, अगर तुम पुरुषार्थ करते हो तुम्हें रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम रिजल्ट की चिंता ना करते हुए अपना पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि उनको मालूम है इसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ही सुखद है। और वो सुखद क्या है कि तुम जो चाहते हो वो मिलेगा। हो सकता है तुम 10 किलो चाह रहे हो, तुम्हें 1 किलो मिले। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू एंड थैंक यू, आया तो सही। उनका सोचो जो अभी तक उस कतार में ही नहीं लग पाए हैं, तुम्हारा नंबर तो आ गया कम से कम। बी थैंकफुल। मैंने देखा है लोगों को हॉस्पिटल में छटपटा रहे होते हैं, हमें जीना है, हमें जीना है। अरे जितना कहोगे हमें जीना है, छटपटाओगे, उतना मौत के मुंह में जाओगे। मूर्खता मत करो, गो विद द फ्लो। तुम्हारे कहने से तुम जीने नहीं वाले, और तुम्हारे कहने से तुम मरने नहीं वाले। गो विद द फ्लो। उस बच्चे की तरह क्यों बिहेव करते हो जिसको शॉपिंग सेंटर से माँ बाप बाहर लेके जा रहे होते हैं, वो लेट जाता है जमीन पे, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे और थोड़ी देर रहना है। जाना है, फिक्स्ड है। कब जाना है? जब भी जाना है, प्यार से जाना है बस, जिद करके नहीं जाना, क्योंकि जिसने ले जाना है उसने ले जाना है। पर जब तक हो, ये बहुत झमेले हैं बाबू, ये रिलेशनशिप, उधारी पैसा, ना तो लो ना दो, सीधा सीधा काम है। ना रिलेशन, कोई आदमी तुम्हें कुछ कहता है, लीव इट, जरूरी है तुम्हें जवाब देना है वापस से? समटाइम नो आंसर इज द बेस्ट आंसर। यू डोंट हैव टू रिप्लाई ईच एंड एवरीथिंग। तुम देख, तुमने वो 200-300 बच्चों के ग्रुप में देखा है ना, जो ठीक होता है उसका जवाब दिया जाता है, जो नहीं होता है उसे छोड़ दिया जाता है। रोते रहो, बिलखते रहो, हम गंदे हैं, हम चोर हैं, हमने 2100 ठग लिए, ठीक है, डन, लीव इट, डजंट मैटर।
हमने ये कर दिया, आपने ये नहीं किया, हमारे लिए नहीं किया, नहीं था समय। जी रहे हो ना, आगे भी जीते रहोगे। कितना करेंगे और किस किस को खुश करेंगे? वी कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। अगर तुम्हारी मैनेजमेंट में हर व्यक्ति तुमसे खुश है, तो इसका मतलब तुम गलत शासक हो। तुम्हारी शासन करने की जो क्षमताएं हैं वो कमजोर है। तुम हर व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के नजरिए अलग हैं। हर व्यक्ति अलग नजरिए से देखता है। कोई कहता है जी हमारे से आपने ऐसे बात करी, हमारी इज्जत कम हो गई है। अरे तुम जाओ तेल लेने, तुम्हारी इज्जत कितनी है मुझे मालूम है। क्या इज्जत? क्या इज्जत? और किस बात की इज्जत? हमारी माँ, किसी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, हाँ गुरुदेव आपने ग्रुप में मुझे ऐसे कहा, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंच गई। मैंने रिप्लाई किया तुम जाओ भाड़ में, और भाड़ में गया तुम्हारा मान सम्मान, दोबारा मेल नहीं करना। हाँ? तुम आए क्यों हो सुनार के पास? कोयला बनने के लिए? तो जाओ मान सम्मान लेके कहीं और, जहां देते हो तुम्हारी चापलूसी करते हो। यहाँ तो जगह जगह हर सेशन में छैनी है अपने पास। तुमने पैसे दिए हैं निखरने के लिए। बर्बाद होना है तो वहां जाओ जो तुम्हारे को कहें आप बड़े अच्छे हैं जी, हाँ क्या ब्यूटीफुल सोल है। हाँ तुम्हारी जर्नी जरूर है ब्यूटीफुल सोल्स, लेकिन तुम्हारे कर्म वो ब्यूटीफुल सोल वाले नहीं है। जब तक इन्हें फिल्टर नहीं कर दूंगा, ऐसे ही ठोकता रहूंगा, बजाता रहूंगा। ये ध्यान रखना, तुम्हारी ईगो को इतना तोड़ दूंगा कि उसके बाद तुम मेरी तरह कहोगे इज्जत उसकी होती है। अपनी तो है ही नहीं, अपनी तो है ही नहीं इज्जत। और तुम्हें कहने से कि मुझे इज्जत दो, जिंदगी में नहीं मिलती है, ध्यान रखना। जिंदगी में इज्जत नहीं मिलेगी। तुम जितने मर्जी जीजे जवाई बन जाना, तुम्हें इज्जत नहीं मिलनी है। भिखारी नहीं बनना लोगों के आगे। तुम अपने कर्म साध लो, अपने आप को ठीक कर लो, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलनी शुरू। हमारे इन लॉज हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तुम में है क्या रिस्पेक्ट देने लायक? ये बताओ, है क्या? कौन कहाँ के राजे हो? और अगर राजे होते तो रिस्पेक्ट मिल जाती। पैसे से राजा नहीं होता व्यक्ति, ये ध्यान, व्यवहार से होता है। तुम पढ़ने मेरे से देवता वास्तु आते हो, मैं कहीं और ले जाता हूँ, है ना? ऐसा नहीं लगता? पैसे किसी और चीज के दिए हैं तुमने। हाँ। मुझे भी कई बार लगता है, ईशा मेरे को कई बार कहती है यार वो वास्तु कम बैक, पर्ची आ जाती है मेरे पास कई बार। आज का टॉपिक वास्तु है, मैं कहता हूँ ठीक है, फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मेरे कनेक्शन कहीं लग जाते हैं। तुम देखो मेरे से कहीं एक टॉपिक पे छेड़ देते हो, और वो कहाँ कितना लंबा, 1.5 2 घंटे 3 घंटे तक वो टॉपिक चलता रहता है। पर मेरा प्रयोजन क्या है? व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव? माई ऑब्जेक्टिव इज कि तुम्हारे अंदर बैठी हुए जीवात्मा को, उस सबकॉन्शियस को एक कमांड देता रहूं कि बॉस नरक में मत जीने दो इनको। कीचड़ से बाहर ही कमल खिलता है। कम आउट, कम आउट। कीचड़ तो है आसपास, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो हमेशा रहेगा। नरक हमेशा आसपास रहेगा ही रहेगा। पर यू हैव टू बी courageous enough to come out of that and live your life like a lotus। प्रकृति कितने अच्छे अच्छे सिंबल देती है, तुम देखते नहीं हो। तुम आदमी के कपड़े देखते हो, उसका चेहरा देखते हो, उसकी सीरत देखते हो, सूरत देखते हो कि वो कैसा दिखता है, कैसा। अरे परमात्मा ना करे किसी को कोई स्किन डिजीज हो जाए, पहले दिखता हो वो मिस्टर या मिस वर्ल्ड, फिर स्किन डिजीज हो जाए, फिर क्या करोगे? पर ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा बहुत सुंदर हो और उसको परमात्मा न करे कोई डिजीज, दुनिया खड़ी हो जाती है उसके साथ।
पर अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने ही नहीं है, यू मस्ट हैव गॉन रॉन्ग। मस्ट मस्ट मस्ट। हो नहीं सकता है कि तुमने बीज डाला हो नीम का और आम निकले, हो ही नहीं सकता है। पर क्योंकि बड़ा सरल है दूसरे को ब्लेम करना, इसलिए अपन कहते हैं यू आई हैव बीन ट्रीटेड लाइक दिस, व्हाट अबाउट योर ट्रीटमेंट्स, व्हाट अबाउट योर बिहेवियरल पैटर्न्स, व्हाट अबाउट योर compatibility, what about your care, what about your love, what about your ignorance, what about your arrogance, what about your ego, what about your speech। मैंने ऐसे महान बदतमीज कपल्स देखे हैं, एक दूसरे के माँ बाप को गालियां दे रहे होते हैं और इतनी मोटी मोटी, और उनको ये शर्म नहीं होती है कि कोई वैदिक व्यक्ति उनके सामने बैठा हुआ है। मालूम है मैं क्या करता हूँ अगर कभी ऐसा होता है? उठ के चला जाता हूँ, उठता हूँ और चला जाता हूँ। तुम नरक हो और नरक ही रहोगे सारी उम्र। तुम्हारे को ठीक करने का विचार भी एक अपने आप में पीड़ा है और अपने समय की बर्बादी, क्योंकि ना तो तुम्हारे माँ बाप का कोई इसमें रोल है, शादी करी तुमने, प्यार किया तुमने, अपनी मर्जी से शादी करी, माँ बाप कहाँ से आ गए? पूछा था? और अगर चलो पूछा भी था या उन्होंने रिश्ता बताया था तो एक्सेप्टेंस तो तुम्हारी थी, कुछ तो तुमने भी आदमी से बात करी होगी। ऐसा है। अभी गांव देहात वाला सिस्टम तो है नहीं कि घूंघट आके मम्मी ने कहा शादी इससे करनी है तो वहीं होगी बस, देखना भी नहीं लड़का। वो समाज तो रह नहीं गया है, वो परंपराएं भी नहीं रह गई हैं। अपने को नहीं दिखती आसपास कहीं तो इसलिए अपने लिए नहीं है, कहीं होती होगी दूर दराज में, कोई मजबूरी किसी की होती होगी, पर अपने ने नहीं देखा। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि अपने आसपास कोई ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसकी कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसने उस मजबूरी में जाके शादी कर ली होगी। पिक्चर में होता है 2.5 करोड़ माफ कर देंगे, 3 करोड़ 4 करोड़ शादी करा दो, ज्वाइन बना लो। ये रियल लाइफ में ये ड्रामा नहीं होता है। रियल लाइफ में जिसके पैसे हैं वो ले लेता है, मेरे पैसे थे, शादी और किसी लड़की से करा लेंगे। समझ रहे हो? सो यू मस्ट 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 स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो। अब अगर तुम्हारी कोई पीड़ा है किसी की, अगर वो केस वेस चल रहा है, बिल्कुल गंद मच चुका है, चॉप, बिल्कुल कट कर दो रिलेशन को। 20 मेरे से एक अपने कोई है बहुत क्लोज है, उनकी बिटिया का कुछ ऐसा डिस्प्यूट हुआ, वो अपने घर आ गई। फिर जब उनका फैसला हो रहा था तो उन्होंने कहा भैया वो 2 करोड़ रुपए देते हैं एलिमनी के उसमें। मैं चुप रहा। मैंने कहा फिर आपका क्या विचार है? बोले हमने 5 बोला है, 2 देते हैं। मैंने कहा 5 के बारे में वो क्या कहते हैं? बोले 5 के बारे में वो ये कहते हैं कि कोर्ट में केस लड़ते रहो, 10 साल 15 साल 20 साल, हम तैयार हैं, वी आर रेडी। पर 5 CR नहीं देंगे एलिमनी का। 5 क्या, 2 के ऊपर 2.25 भी नहीं देंगे। मानते हो तो करो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, नहीं तो जाओ। बोले, मैंने उनको पूछा भैया आपका क्या विचार है? बोले बहुत कंफ्यूज है। मेरे कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। या तो घिसते रहो अपने आप को कोर्ट कचहरियों में, नहीं तो 2 लो और साइड हो, जीवन आगे बढ़ाओ। जीवन कोर्ट कचहरी थोड़ी है 15-20 साल का। डिसीजन तो सीधा सीधा है। या तो तुम हर वकील को भी पे करोगे, फिर उसके बाद तुम कोर्टों में जाओगे, नोटिस निकलवाओगे, वहां से कुछ बात होगी, फिर तुम करोगे, फिर तुम जज के सामने प्रोड्यूस होगे। क्या तुम्हारे पास इतना समय और एनर्जी है खराब करने के लिए? 20 साल का समय या 10 साल का या 5 साल का, जो भी समय है, नहीं है तो 2 लो, साइड हो जाओ। बिटिया की कहीं और शादी कर देना, या उसको कोई पसंद है तो वहां कर देना, एटलीस्ट वो अपना जीवन तो आगे बिताएगी। तुम एक गलती से बाहर निकलने के लिए एक और गलती करने चले हो, और वो ये है कि अभी वो 24 साल की है, 10 साल बाद वो 34 ईयर्स की हो जाएगी,
और तब तुम सोचोगे, वो भी गारंटी नहीं है कि 10 साल में ठीक हो मैटर, और फिर तुम उसकी शादी करने की सोचोगे, और इन बिटवीन अगर उसको कोई पसंद आ गया तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अब तो वो थोड़ी फिर उसके बाद बीच में तुमने कोर्ट में केस लेगे तो वो कहेंगे ठीक है जी 2 लेके सेटल कर दो, फिर तो लड़ाई लंबी चलेगी। अभी सेटल होता है तो करो, नहीं होता तो लगे रहो। तो उनकी बिटिया बैठी थी, मैंने कहा तू बेटा क्या कहती है इसके ऊपर? तो कहती है भैया मेरे को इन चक्करों में नहीं पड़ना। क्लियर हो गया, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। 2 CR उसने लिए, उसका कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स का केस डला। तुम्हें बता देता हूँ उसकी शादी भी हो गई है, उसके बच्चे भी हैं, एंड शी इज हैप्पीली लिविंग नाउ। कहाँ तुम 10-15 साल लड़ने की बात कर रहे थे, कहाँ वो अपने जीवन में खुश है। एंड कोविड हो गया, ये सब COVID-19 करके, अदरवाइज दे वर फ्लाइंग टू कनाडा। पूरी फैमिली वहां सेटल हो रही थी अच्छा खासा। अभी से चले जाएंगे, जैसे ही वहां से इंजेक्शन वगैरह इनको लगेंगे ये चले जाएंगे अपने। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग स्टैग्नेंट। खड़ा पानी सड़ता है, ये ध्यान रखना। तुम उसको कहीं तो कुछ कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर जीवन में। उसने डिसीजन फर्म लिया। तो ऐसा ही जब भी कोई, पहली बात क्लाइंट तुम्हारे पास इस प्रकार से कोई लेके आए डाइवोर्स ये वो, पहले तो पंगे में फंसना नहीं, क्योंकि इसमें पड़ती है बद्दुआएं। ठीक है, जिनकी जेब से पैसा जाएगा, तुम चौधरी बने तो तुम्हारे को मिलेगी। ठीक है, नहीं मिला पैसा उनको, तुम चौधरी बने तो जिसकी फेवर से खड़े हुए थे वो भी देंगे, पता नहीं कैसा आदमी बिठा दिया, कुछ कर नहीं पाया, किसी और को बुला। तो इसलिए ये रिलेशनशिप का बड़ा ही जटिल विषय होता है। इसमें दोनों पक्ष के लोगों को छोड़ देना चाहिए स्विमिंग करने के लिए, अपने आप भिड़ो। शादियां तुम्हारी है ना, दहेज तुमने आदान प्रदान किए, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना है। चौधरी नहीं बनना नस्लों में लोगों को, अपना अपना देख लो। ठीक है, डन। हाँ जी, प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न है? सर ये एनर्जी, देवता की एनर्जी कम और ज्यादा कैसे, क्या पहचाने कैसे? ये कोर्स में सिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो ओके इसके अंदर बताया। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, नेहा तेरा प्रश्न है कुछ बेटा? प्रीति क्लियर हुआ तेरे को? XYZ सब क्लियर हो गया? X और Y के बीच में Z लेके आओगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। Z की क्या मजाल है, वो क्रम में ही नहीं है XYZ के। Z बाद में आता है Y के, Y ने अलाउ किया तो Z आया बीच में, अदरवाइज तो आता ही नहीं। नेहा तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा ना। हाँ अब आ गई है सर। लग रहा है जैसे कि सी शोर पे बैठे हैं। सर मैं पूछी, स्टार्टिंग में आपने जो ये साउथ ईस्ट का बताया था रिकवरीज का, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन का, तो इसमें क्या अगर मनी रिकवरी के लिए हमें अनिल, पुष्य और सवित्रा तीनों देखना पड़ेगा? आप उसकी डिटेलिंग करके देखते हैं अपन उसको, कि डिटेलिंग के हिसाब से क्या उसकी पीड़ा है, पैसा रिकवर क्यों नहीं हो रहा है, सपोर्ट का इशू आ रहा है, या कोई लीगल इश्यूज पड़े हुए हैं, तो लीगल पड़ा है तो उसी हिसाब से देखते हैं, फिर सूर्य को देखते हैं। ओके, तो सर वैसे तीनों ही देखेंगे हम लोग? सारा एरिया देखते, ठीक है सर। वो पूरे एरिया को देख लेते हैं। ठीक है, डन। क्या समय हो गया है? 11:15 हो गए हैं। सेशन ओवर। टी 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 अलार्म बज रहा है। ठीक है, अब वो 4-5 बजे तक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, 2-3 दिन तक। ठीक है,
ओके, गुड नाइट एवरीवन। तो देखो बंदूकें लेके बच्चे घूम रहे हैं हरदीप तेरे घर, मजेदार। हाँ ठीक है भाई।